अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक ऑन एन अदर व्लॉग तो नहीं कह सकती लेकिन अदर वीडियो। ठीक है, इसमें जो है ना हम 2024 का वास्ट पेपर देख रहे हैं। इसमें जो है ना सबसे पहले लास्ट से शुरू करते हैं। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है जी, कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी इन डीएसएम। ये मैंने अभी जो आप लोगों को पास पेपर करवाया है ना, आई थिंक सो 2025 का है, उसमें मैंने ये कवर करवा दिया हुआ है डीपली। ठीक है, तो ये आपने वहाँ से देख लेना है। उसके बाद है जी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक एंड यूज द मैसेज पासिंग मल्टी कंप्यूटर सिस्टम इन अ कंप्यूटिंग। वही मैसेज पासिंग टेक्निक या मैसेज पासिंग इंटरफेस वाला जो हमने पढ़ा था। और हाउ हैंडल कम्युनिकेशन सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन नोड्स, और ये किस तरह से जो है ना वो नोड्स के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशंस देखते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मल्टी मैसेज पासिंग या मल्टी मैसेज पासिंग इंटरफेस ये हमने पढ़ा हुआ है। ये आपने अगर वो वाली पहले वीडियो देखी है, क्योंकि फर्स्ट प्रियोरिटी वाली वही वीडियो है ना, क्योंकि वो 2025 का पास पेपर था। तो उसमें से जो है ना वो आपको आधी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसमें जो हमने जो देखना था वो क्या देखना था, ये सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन नोड्स की किस तरह से जो वो होती है इन द सिस्टम विद नो ग्लोबल क्लॉक। ठीक है, इन अ सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें ग्लोबल क्लॉक नहीं होता था। सिंक्रोनाइजेशन इज क्रिएटेड इन डाटा इंटेग्रिटी एंड करेक्ट फ्लो। ब्लॉकिंग वर्सेस ब्लॉकिंग, ये ब्लॉकिंग वाला भी मैंने वहाँ पे समझाया है। मैसेज इंटरफेस वाले में ब्लॉकिंग किस तरह से होती है और नॉन ब्लॉकिंग किस तरह से होती है। तो ये सारा ये ऑलमोस्ट हमने जो है ना वो कह लेंगे कवर कर लिया हुआ है। तो ये आपने जो है ना वो वहाँ से एक नज़र जो है ना वो गो थ्रू कर लेना है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास है जी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पैरेलल कंप्यूटर। तो ये हम थोड़े से देख लेते हैं कि क्या एडवांटेज हो सकते हैं और क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग के। ठीक है, तो ये जो टेबल आपने देखना है। और सबसे पहले एग्जीक्यूशन की बात करें, सीरियल कंप्यूटिंग में क्या आता था कि एक इंस्ट्रक्शन एक टाइम पे एग्जीक्यूट होती थी। पैरेलल की बात करें तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होती थी। इसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सीरियल में जो है ना वो उसका डिज़ाइन सिंपल था और इजी टू डिबग होता है। लेकिन पैरेलल की बात करें तो इसमें जो है वो हाईली कॉम्प्लेक्स है और इसमें जो वो रेस कंडीशन भी अगर हो सकती है। रेस कंडीशन भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या थी। कोस्ट की बात करें तो सीरियल में ज़ाहिर सी बात है एक ही वो कह लें कि सीरियल में ये हिसाब किताब होता है कि ना एक ही सीरीज़ में जो है ना वो कंप्यूटर आपस में अटैच होते हैं। पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में क्या होता है, जैसे ये है ये है ये है, डिफरेंट बाउंड्रीज़ में काम करें और अपनी बाउंड्री जो है ना वो अलहदा बनाई हुई है और वो काम करें। तो वो कहते हैं कि इधर जो है ना वो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है और बेटर स्केलिंग होती है। एप्लीकेशन की बात करें सिंपल है, एवरीडे टास्क वगैरह हम सीरियल की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। जब हैवी हैवी सिमुलेशंस या एआई या बिग डाटा चाहिए होता है तो तब हम उसकी तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा जो है एडवांटेज, पैरेलल कंप्यूटिंग एडवांटेज की बात करें तो इंटीग्रेटेड स्पीड, रिड्यूस टाइम, सॉल्व कम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रॉब्लम जो हमारी सॉल्व करता है, कोस्ट इफेक्टिवनेस होता है। ठीक है, इसके अलावा कॉन्करेंसी मतलब एक दफ़ा ही पैसा लगाना पड़ता है। कॉन्करेंसी जो है वो मेंटेन करता है। बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, हमारे रिसोर्स में बेटरली यूटिलाइज हो जाते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें जो है वो कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। सिंक्रोनाइजेशन ओवरहेड आ जाता है। सिंक्रोनाइजेशन में रेस कंडीशन आ जाती है। अमदाज़ ला जो है ना वो फिर इसमें वो जैसे कह लें कि आधा काम हमारा पैरेलल होता है और आधा काम हमारा पैरेलल नहीं होता। और फिर डेटा डिपेंडेंसीज आ जाती हैं। फिर इसकी जो है वो पावर और कॉस्ट वगैरह इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। और कम्युनिकेशन लेटेंसी जो है ना वो इसमें आ जाती हैं। द टाइम इट टेक्स टू सेंड द डाटा बिटवीन द प्रोसेसर ओवर अ नेटवर्क कैन बिकम द बोटलनेक। ठीक है, कहता है कि जब एक जो है ना टाइम में एक सेंडर ने जो है वो डाटा को सेंड करना है प्रोसेसर को, या प्रोसेसर ने जो है ना वो सेंड करना है नेटवर्क को, नेटवर्क के थ्रू सेंड करना है, तो वो जो है ना बॉटलनेक बन जाता है। और फिर जो है ना ये कासेस जो है वो जनरेट कर देता है। तो ये हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन। इसमें जो है वो देखने वाला था पहला क्वेश्चन, दैट इज़ आर्किटेक्चर। नज़र आ जाओ, वाई इट इज़ ब्लर। अच्छा जी, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। आर्किटेक्चर एंड फंक्शनैलिटी ऑफ शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड मल्टी प्रोसेसर मेमोरी। तो ये मेरे अपने नोट्स हैं, हम यहाँ से करने वाले हैं। जब मल्टीपल प्रोसेसर यूजेस सिंगल शेयर्ड रैम या सिंगल शेयर्ड मेमोरी, तो उस रैम हम बेसिकली अपनी मेमोरी को ही कह देते हैं। ठीक है, कहते हैं कह देते हैं नहीं। ठीक है, तो तब जो है ना हम शेयर्ड मेमोरी का काम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सीपीयू स्केजुलिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोवाइड करता है सीपीयू स्केजुलिंग, ये किस वक्त की कौन सा काम करना है। बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आर पैरेलल आर शेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर भी शेयर होता है और पैरेलल भी शेयर होता है। जैसे अब ये बताया हुआ शेयर्ड मेमोरी है, सिस्टम बस लगी हुई है और सीपीयू, डिफरेंट सीपीयू जो है ना वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है आपस में।
अब हमारे पास 3 तरह की बसें होती हैं, तो ये भी आपको वो जो है ना वो पूछ सकता है कि कौन कौन सी बस होती है। हमारे पास सिस्टम बस होती है, एक्सपेंशन बस होती है। ये इंटरनली वर्क करती है, सिस्टम बस मतलब सिस्टम के अंदर ही होती है। और एक्सटेंशन बस जो है ना वो हमारे पास क्या होती है, एक्सटर्नली जो है वो काम करती है। वी शेयर्ड आवर मेमोरी विद इन 3 वेज। हम 3 तरीके से अपनी मेमोरी को शेयर कर सकते हैं। कौन कौन से? एक है जी यूनिफॉर्म एक्सेस मेमोरी। इसमें क्या होता है कि तमाम प्रोसेसर जो हैं वो अपनी फिजिकल मेमोरी को यूनिफॉर्मली शेयर करते हैं, ठीक है। एक्सेस टाइम इज़ द सेम, सबका एक्सेस टाइम क्या होगा, सेम होगा, एक ही टाइम में। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि मेमोरी एक्सेस टाइम डिपेंड्स ऑन द मेमोरी लोकेशन, ठीक है। कि इसमें जो है ना डिपेंड करती है मेमोरी की लोकेशन पे, मतलब कि सीपीयू मेमोरी से कितना दूर पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी अब हम ज़ाहिर सी बात है, अब ये सीपीयू है और ये मेमोरी है, तो कितना दूर पड़ा होगा उसकी टाइम पे डिपेंड करता है कि आपको डाटा कब मिलेगा। उसके बाद है कैशे ओनली मेमोरी आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है कि कैशे मेमोरी में फ्रीक्वेंटली यूज डाटा पड़ा होता है। कुछ आर्किटेक्चर होते ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मेन मेमोरी की बजाय कैशे को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये पड़ा हुआ है, अब मेमोरी जो है ना, ये देखो, ये यूनिफॉर्म एक्सेस मेमोरी की एग्जांपल दी हुई है, सीपीयू मेमोरी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि मेमोरी सीपीयू ये जो है ना वो 4 सीपीयू उनकी मेमोरी दी हुई है, 4 सीपीयू मेमोरी दी हुई है, ठीक है। और जो है ना वो इनको आपस में क्या किया हुआ है, बस इंटरकनेक्शन के थ्रू जो है ना क्या किया गया है, बस के साथ जोड़ा हुआ। अब अगर इस सीपीयू को मेमोरी चाहिए तो इस सीपीयू का जब टाइम, सारी सी बात है ये दूर पड़ी हुई है ना, तो जितना इसको टाइम लगेगा उतनी इसकी जो इसको डाटा मिलेगा। तो इसके जो है वो टाइम मतलब इसकी जो है वो कह लो कि लोकेशन पर डिपेंड करता है। और कैशे आर्किटेक्चर में क्या होता है कि मेमोरी की अपनी मेमोरी, सीपीयू के पास कैशे मेमोरी भी तो होती है ना, ठीक है ना। तो वो कहता है कि कैशे मेमोरी में हमारा टेम्परेरी डाटा पड़ा होता है। तो कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ प्रोसेसर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमने जो है वो कैशे से ही डायरेक्टली डाटा उठा लेना है, हमें मेमोरी की ज़रूरत ही नहीं पड़नी, ठीक है। तो वो हमारे पास किसके अंदर आ जाएंगे, कैशे ओनली मेमोरी के अंदर आ जाएंगे। एडवांटेजेस की बात करें तो ये ईजी टू प्रोग्राम होता है, सिंगल व्यू बाय ऑल प्रोसेसर, एक ही व्यू होता है तमाम प्रोसेसर के लिए। इसके अलावा प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होती है, और बिटवीन ऑल द प्रोसेसर आर फास्ट होते हैं व्हेन ऑल द प्रोसेसर। और चैलेंजेस क्या है, जब एक तमाम प्रोसेसर जो हैं वो एक्सेस करना चाहें मेमोरी को एट द सेम टाइम, तो उनको हैंडल करना कितना मुश्किल होगा, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास आता है एक्सेस टाइम डिग्रेडेशन। व्हेन सेवरल प्रोसेस यूज़ मेमोरी एट द सेम टाइम्स दैन इट क्रिएट्स अ कॉन्टेंशन या कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करता है। उसके जो है वो सोल्यूशन के लिए हमें लॉक्स लगाने पड़ते हैं, सीमा फोर्ट्स लगाने पड़ते हैं और म्यूट एक्सेस करवाने पड़ते हैं, म्यूट एक्सेस लगाने पड़ते हैं। ये आई थिंक तो मैंने आपको सबसे पहली वाली वीडियो में समझाया है, ये वाला बॉक्स। यहाँ सबसे मैंने क्या दूसरी वाली वीडियो में समझाना किसी में समझाया है मैंने, तो ये आपने लाजमी करना है। जब ज़्यादा सारे प्रोसेसर, ये आपको सवाल भी वो दे सकता है कि जब शेयर्ड मेमोरी में तमाम प्रोसेसर जो है वो एक्सेस करना चाहते हों आपकी मेमोरी को, शेयर्ड मेमोरी को, तो फिर जो है ना वो शेयर्ड मेमोरी क्या मतलब उसको, ज़ाहिर सी बात है जैसे कह लो कि लोड पड़ रहा है ज़्यादा, तो फिर वो किस तरह से हैंडल करेगी, तो उसके लिए उसके क्या सोल्यूशन है। तो ये सारे सोल्यूशन ही थे जो मैंने आप लोगों को बताए थे। उसके बाद है लैक ऑफ डाटा कोहेरेंस, ठीक है। जो भी डाटा पर काम हो रहा है उसे बाकी जगह में रैम में भी अपडेट करना, वही वो डाटा कोहेरेंस या कैशे कोहेरेंस वाली हमने जो बात की थी। तो कि एक डाटा में अब मेमोरी में हम जो है वो क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो हमें कैशे में भी क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। अगर अपडेट नहीं करेंगे तो फिर वो इनकोहेरेंट जो है ना वो डाटा क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा। शेयर्ड मेमोरी मैनेज कौन करता है, ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है ना। अब ये अब 2 मेथड है हमारे पास, एक है जी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, एक है कंजर्विंग मेमोरी स्पेस। इसमें क्या होता है, प्रोसेस शेयर्ड मेमोरी के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं एट द सेम टाइम। प्रोसेस शेयर्ड मेमोरी के थ्रू आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड कौन सा है, कंजर्विंग मेमोरी स्पेस। बजाय सारी कॉपीज़ बनाने के एक ही कॉपी ऐसी बना लेते हैं और फिर उनको शेयर कर देते हैं। इसमें क्या हो रहा है जी, इसके पास भी इसकी कॉपी है, इसके पास भी कॉपी। इसमें क्या है कि एक ही कॉपी बना ली और सारा शेयर कर दिया। डिसएडवांटेज की बात करें, कैशे कोहेरेंस वाला मसला आ जाता है, स्केलेबल लिमिटेशन आ जाती है, सिंक्रोनाइजेशन ओवरहेड आता है और सिक्योरिटी इशूज़ वगैरह आ जाते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन और ये था 2024 का पेपर था, ठीक है। और इसमें मैंने आपको कहा था मैंने एक चीज़ समझानी है, ये प्रोसेसर किस तरह काम करता है। प्रोसेसर एक स्टेटमेंट का स्टेप को किस तरह से प्रोसेस करता है या गुजारता है, मशीन क्या लिखा हुआ है, मशीन कोड
कहते हैं, ठीक है। इसके बेसिकली प्रोसेसर वर्किंग यही है ना कि प्रोसेसर में किस तरह से काम करता है। इसके 4 स्टेप हैं, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोरेज। फेच का मतलब क्या है कि फेच सीपीयू ने डाटा फेच करना है, मतलब निकालना है कहाँ से, रैम से। अब वो डाटा निकाल लिया, अब सीपीयू ने क्या करना है कि जो उसने फेच डाटा निकाला है ना, उस पर जो है ना हर कंपोनेंट पे काम करना है और देखना है विच आर नोट दैट टेल्स डिकोड एंड वी कैन से द विच कंपोनेंट परफॉर्म द असाइन टास्क। वो ये बताता है कि किस काम ने आगे काम करना है और किसने काम नहीं करना। एग्जीक्यूट, इसमें क्या होता है कि अब सारे डिकोड वाले टास्क यहाँ पर एग्जीक्यूट। अब इसमें डिकोड वाला क्या करता है, एक तो डिकोड करता है, ठीक है। अब इस यहाँ पे काम भी असाइन किए जाते हैं। सीपीयू जो है ना वो काम असाइन कर देता है हर जो है ना वो डाटा को, अब हर प्रोसेस को काम असाइन हो गया। अब वो जो काम असाइन हुआ होता है, अब इधर जो आके क्या होना होता है, उन्होंने एग्जीक्यूट होना होता है, ठीक है। यहाँ पे सीपीयू जो है वो एक सुपरवाइज़र की तरह काम करता है और उनकी परफॉर्मेंस को चेक करता है कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा। फिर जो काम हो जाता है उसको वहाँ पे स्टोर कर दिया जाता है, रैम में स्टोर कर दिया जाता है। सबसे पहले हमारे पास इनपुट आती है, फिर इनपुट रैम को देते हैं, फिर रैम जो है ना वो डाटा सीपीयू से लेता है, ठीक है। और फिर उस यहाँ सीपीयू कहने के डाटा को फेच करता है, ठीक है। फिर क्या होता है, उसमें डिकोड और एग्जीक्यूशन का प्रोसेस होता है और फिर जो है ना इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर दिया जाता है कहाँ पे, रैम में, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना वो डाटा, ये इसको भी छोड़ें, अब हमारे पास 2 तरह की टाइप्स है, एक पाइपलाइनिंग है और विदाउट पाइपलाइनिंग है। बेटा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये आगे पास पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। पाइपलाइनिंग का सवाल भी वो दे सकता है, विदाउट पाइपलाइनिंग का भी सवाल दे सकता है। तो सवाल को समझने की कोशिश करनी है कान खोल के। व्हेन वन इंस्ट्रक्शंस डन एट 4 स्टेप मशीन साइकिल दैट सेकंड इंस्ट्रक्शंस आउटकम्स। वो कहता है कि जब एक इंस्ट्रक्शन जो है वो अपने ये चारों स्टेप जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, फेच, डिकोड, ये वाले ये कर लेता है, तो फिर अगली इंस्ट्रक्शन का सेट जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। मतलब जब वो चारों एक ही टाइम में, पहले 4 कंप्लीट करेगा, 4 स्टेप कंप्लीट करेगा, फिर अगली इंस्ट्रक्शन का टाइम आएगा, ठीक है। ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, SIST में। ये पाइपलाइनिंग, विदाउट पाइपलाइनिंग वाला काम है। अब पाइपलाइनिंग में क्या होता है, अ सीरीज ऑफ प्रोसेसिंग स्टेजेस वेयर द डाटा फ्लोज थ्रू ईच स्टेज इन अ सीक्वेंशियल मैनर। हर स्टेप्स जो वो जो पीछे 4 स्टेप पढ़ के आए हैं, ये चारों स्टेप होते हैं लेकिन ये सीक्वेंशियल मैनर में, ठीक है। और हर स्टेज जो है ना परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करती है। जाहिर सी बात अगर देखें कि अब एक इंस्ट्रक्शन हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसर है, नंबर ऑफ प्रोसेस है। अब एक प्रोसेसर जो है वो एक प्रोसेस जो है वो 4 स्टेप कर रहा है, बाकी सारे वेट कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। अब एक जो है वो 10 मिनट लगा दे अपने ये चारों स्टेप कंप्लीट करने में, तो क्या बाकी वेट करते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना। उसके लिए हम पाइपलाइनिंग वाला कॉन्सेप्ट लेके आए। इसमें क्या होगा कि हर इंस्ट्रक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा, हर प्रोसेसर एट सीक्वेंशली मैनर से जो है ना वो अपना काम करेगा। अब इसमें क्या होगा कि एक जैसे पहला इंस्ट्रक्शन आया, पहला प्रोसेसर आया, उसका चौथा स्टेप चल रहा है, फिर अब ये एक स्टेप में पहुंच गया ना, अब ये अगले में जाएगा, तो उसी टाइम जो है वो दूसरा प्रोसेसर उठ के आ जाएगा और वो काम परफॉर्म करने का। जैसे अब ये पहला वाला प्रोसेस जो है वो स्टोरेज, मतलब ये वाले स्टेप पे है, दूसरा वाला इधर है, तीसरे वाला इधर है, चौथे वाला इधर है, ठीक है। तो वो एक सीक्वेंशली मैनर पे जो है ना, अगर ये अब जो ये बाहर चला जाता है तो फिर ये वाला आगे आ जाएगा, ये वाला आगे आ जाएगा, ये वाला आगे आ जाएगा। इस तरह से जो है वो काम जो है वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। दैट इज़ इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैंने डायग्राम के ज़रिए जो है ना वो आप लोगों को ये चीज़ें क्या कराई हैं, समझाई हैं, तो ये भूलना नहीं है, ठीक है। ये अभी आपको लॉन्ग आ सकता है।